नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला, मिस आरजू को जाकर सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाओ। और हाँ, इन्हें इनका काम सारा समझाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरशद की बात पर जहाँ आरजू की आंखें चमक जाती हैं, वहीं अब्दुल्ला का मुंह बन जाता है। भाई, मुझे बहुत काम है, आप किसी और को बोल दें। मुंह बनाकर अब्दुल्ला साफ मना करता है। अब्दुल्ला, मैंने कहा जाओ और आरजू को सारा काम समझाओ। तुम्हारा काम अनस आकर पूरा कर लेगा। इस बार अरशद थोड़ा सख्ती से कहता है, जिस पर मजबूरन अब्दुल्ला को उठना पड़ता है। चले मिस आरजू, आपको आपका काम समझा दो। गुस्से से चबा चबा कर अल्फाज अदा करते वो बाहर निकल जाता है। उसके पीछे ही आरजू भी बाहर निकलती है, जबकि पीछे अरशद नफ़ी में सर हिला देता है कि अब्दुल्ला का कुछ नहीं हो सकता। सारा काम समझ आ गया। सारा कुछ समझाने के बाद अब्दुल्ला उसे देखता है, जो चेयर पर बैठी अपना चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में रखे गौर से उसकी सारी बातें सुन रही थी। एक बात बताऊं? उसके सवाल को सिरे से इग्नोर करके आरजू कहती है, बताओ। मुना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी इजाज़त देने पर आरजू मासूमियत से आंखें पटपटा कर कहती है, जबकि ये सिर्फ अब्दुल्ला को तंग करने के लिए था, वरना समझ तो उसे सब कुछ आ गया था। ओके, मैं फिर समझा देता हूँ। अब्दुल्ला जानता था वो उसे तंग कर रही है, पर फिर भी न जाने क्यों उसे फिर से समझाने लगता है। आपको लगता है आप ना बिल्कुल मेरे शौहर जैसे दिखते हैं। अब्दुल्ला, जो उसके सामने वाली चेयर पर बैठा पूरी तरह उसे काम समझाने में मगन था, उसकी बात सुनकर एक पल को खामोश हो जाता है। रेली, तो मतलब तुम शादीशुदा हो? चेहरे पर हैरानगी के तासुर सजाए वो सवाल करता है। बस ज़बरदस्ती का एक निकाह था। अब तो मेरे शौहर का कुछ अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। आरजू लहजे में बेजारी लाए कहती है, क्या मतलब कि अता पता नहीं है? अब्दुल्ला हैरानी से पूछता है, मतलब 8 माह पहले वो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि इस बार भी बेजारी से करना चाहती थी वो, पर फिर भी उसकी आंखें नम हो गई। तो तुम क्यों ढूंढती हो उसे? अगर वो तुम्हें छोड़ गए हैं तो तुम भी उन्हें भूल जाओ। अब्दुल्ला के कहने पर आरजू जख्मी सा मुस्कुराकर उसे देखती है। भूल जाऊंगी बहुत जल्द। आरजू उसके चेहरे पर फोकस किए कहती है, पर अब्दुल्ला के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जिससे आरजू को पता चलता है कि उसकी बात से अब्दुल्ला को फर्क पड़ा है या नहीं। अच्छी बात है, चलो तुम्हें जितना काम समझ आया है वो करो, बाकी का बाद में समझा दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। फायज उसके सामने करके मुस्कुराकर कहता वो अपनी चेयर से उठकर चला जाता है। पीछे आरजू गुस्से से उसकी पूछ देखती है। वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि आप भी है। अब आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये तो सब बहुत जल्द पता कर लूंगी, पर फिर आपको छोड़ूंगी नहीं। गुस्से से बुड़बुड़ाती वो भी अपने काम पर ध्यान देने लगती है। उफ, आज तो बहुत थक गई। रात को वापस आकर आरजू इस कदर थक गई थी कि उसे अबाया उतारने की भी हिम्मत नहीं थी। वो आते ही बेड पर ढह गई। खबरदार आरजू, जो तुम सोई, उठकर पहले नमाज पढ़ो, फिर सो जाना। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। जब आंखें बंद होते ही उसके ख्याल में अपनी ही बमुश्किल आकर उसे खबरदार करती है, और आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बगैर नमाज पढ़े कैसे सो सकती हूँ? फिर तुम हो ना मुझे उठाने वाली। बंद आंखों से ही वो मुस्कुराकर ख्यालों में आई अपने आप को बमुश्किल ऐसे बात करती है जैसे वहाँ उसके अलावा सच में कोई और भी हो। गुड, अब जल्दी से उठकर नमाज पढ़ो, वरना नींद आ जाएगी। ख्वाबों में मौजूद उसकी हमशक्ल फिर से उसे जगाती है, जिस पर आरजू अपनी बोझल आंखें खोलकर बमुश्किल उठकर बैठती, अपना हिजाब उतारती है। इस दुनिया में किसी का नहीं होता कोई भी। हर रिश्ता कभी ना कभी दूर हो जाता है। अगर बस कोई बचता है तो वो आप अपने हैं, जो कभी ख्यालों में भी, कभी जागती आंखों से किसी न किसी तरह आपको अपने होने का एहसास दिलाता है, और आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका एक मुखलिस दोस्त हमेशा आपके साथ है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। हिजाब उतारने के बाद वो बाया उतारती दिल में सोचती है कि इंसान अगर इस दुनिया में मौजूद लोगों को अपने लिए मुखलिस दोस्त ढूंढने के बजाय खुद अपने दोस्त बन जाए, तो उन्हें कभी किसी से धोखा ना मिले, कभी किसी के अल्फाज से तकलीफ ही ना पहुंचे। पर अफसोस, हम इंसान खुद के दोस्त कभी बन नहीं पाते। कहते हैं इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस रिश्ता और कोई नहीं, और इस बात में कोई शक भी नहीं। माँ बाप अपनी औलाद के साथ हमेशा मुखलिस होते हैं, पर बाज़ औक़ात माँ बाप के अच्छे दोस्त बच्चों के बन नहीं पाते। कुछ मामलात में अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरों से दोस्तियाँ करते हैं और उन्हें अपने हमराज बनाते हैं, और उनको ही सबसे ज़्यादा मुखलिस समझ लेते हैं। पर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई मुखलिस दिखाकर आपको बहुत बड़ा धोखा दे जाता है। इस दुनिया में बहुत ही कम अच्छे लोग मिलते हैं जो हकीकत में आपके साथ मुखलिस होते हैं। इसलिए हर किसी दूसरे को अपना बेहतरीन दोस्त समझने से पहले इंसान को चाहिए कि वो पहले अपना बेहतरीन दोस्त बने। फिर अगर वो किसी मुकाम पर अकेला भी हुआ, तब भी उसका अंदर मौजूद उसका मुखलिस दोस्त उसे अकेला पड़ने नहीं देगा। अपनी सोचों को झटक कर वो वज़ू करने वॉशरूम में चली जाती है और वज़ू करके ईशा की नमाज अदा करती है। नमाज पढ़ते हुए बीच में उसकी आंखें बंद हो रही थी, और उसे मालूम ही नहीं होता कब आखिरी सजदे में उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं जाए नमाज पर सो जाती है। सुबह उसकी आंख अपने फ़ोन के अलार्म पर खुलती है, जहाँ फजर के वक्त का अलार्म सेट हुआ था। यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, तो उसे अजान का
पता ही नहीं चलता था, इसलिए उसने अपने फ़ोन पर अजान का अलार्म सेट किया था। मैं इधर ही क्या कर रही हूँ? नींद से उठते ही उसे अपनी कमर में दर्द सा महसूस होता है, जबकि खुद को अभी भी जाए नमाज पर देखकर कुछ पल के उसे समझ ही नहीं आता। क्या मैं रात इधर ही सो गई? उफ़ अल्लाह, मैंने नमाज भी पूरी नहीं पढ़ी थी। खुद से सवाल करते अब उसे नमाज की टेंशन हो गई थी। या अल्लाह, मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मुझे कैसे नींद आ गई, और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि नमाज मैंने पूरी पढ़ी थी कि नहीं। आप मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वहीं पर बैठे बैठे ही वो दिल में अपने अल्लाह से मुखातिब होती, उनसे माफ़ी मांगती है, फिर उठकर कपड़े लेती, फ्रेश होने चली जाती है। पूरी रात सजदे की हालत में रहने की वजह से उसकी कमर और कंधों में दर्द हो गया था, पर दर्द को इग्नोर किए वो फ्रेश होकर नमाज पढ़ती है। या अल्लाह, ज़िंदगी के इन कुछ महीनों में बहुत से अपनों से दूर हो गई हूँ। माँ बाप भाई सबसे न जाने कैसा शिकवा, कैसी नाराज़गी पाल कर बैठी हूँ, पर मुझे किसी सूरत सुकून मैसर नहीं है। वासे को मेरी किस्मत में आपने लिखा था, इसलिए मेरे दिल में जज्बात आपने डाले थे, और अब अचानक से उनकी दूरी मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है। मालिक प्लीज़ मुझे मेरे वासे को लौटा दे। 8 माह की तरह आज भी वो यही अल्फाज दोहरा रही थी, अपने अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांग रही थी। उसके दिल की तकलीफ का अंदाज़ा सिर्फ उसका रब ही कर सकता था। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला ही वासे है, पर अगर वो वासे नहीं भी है और ये सिर्फ मेरा वहम है, तब भी मेरे वासे को मेरे पास वापस ला दे। मेरे रब प्लीज़। हाथ अपने आंसुओं से भीगे चेहरे पर फेर कर वो उठ जाती है, जबकि दूर बैठा कोई शख्स अपने लैपटॉप में नजर आते उसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं को देखकर जब्त करता है। सॉरी वाइफी, बहुत रुलाया है ना तुम्हें, पर अब सिर्फ 3 दिन, इसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा और फिर कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। लैपटॉप पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर बोलता खुद भी नमाज पढ़ने चला जाता है। क्या हुआ मिस साइको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यूं ही गेट के अंदर आती आरजू को देख अब्दुल्ला, जो वहाँ अपने दोस्तों के इंतजार में खड़ा था, उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसके पास आकर पूछता है, आपको क्या मेरी तबीयत खराब हो या सही? इस वक्त उसका चेहरा देख न जाने क्यों आरजू को गुस्सा आता है, जिसका इजहार भी वो अपने लहजे से कर ही देती है। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, मैं इतने आराम से पूछने आया हूँ और तुम लड़ने के लिए तैयार बैठी हो। उसके इस लहजे पर अब्दुल्ला बुरा मान जाता है। हाँ तो मत करे भलाई मेरे साथ, उससे से कहती वो फिर से आगे चलने लगती है, पर मुझे करनी है ना, आखिर को मैं तुम्हारा क्लास फेलो होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ। कुछ ही देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो फिर से भागकर आरजू के आगे आ जाता है। बॉस है तो बॉस बनकर ही रहे, शोहर बनने की जरूरत नहीं है। मैं मरूँ या जीऊँ ये आपका मसला नहीं है। आरजू आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लगती है, जबकि अब्दुल्ला तो उसके अल्फाज पर लब भींचकर खामोश हो जाता है। और हाँ, दोबारा मुझसे बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तो बराए मेहरबानी आप मुझे आप कहकर ही मुखातिब करें। जाते जाते रुक कर वो फिर से उसकी जानिब मुड़कर उंगली उठाकर बोलती तेज़ तेज़ कदमों से चलकर अपने क्लासरूम की जानिब फट जाती है, जबकि उसके गुस्से पर अब्दुल्ला झुरझुरी लेता वापस मुड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अरशद की कैबिन में आकर आरजू ने सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम मिस आरजू। अरशद जवाब देकर उसे सवालिया नज़रों से देखता है कि उसे कोई काम था। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, ये थोड़ी पर्सनल है पर करना ज़रूरी है बहुत। आरजू तमहीद बांधती है, इससे पहले बैठे और फिर बताएं कि क्या बात है। उनके कहने पर आरजू कुर्सी खींचकर बैठ जाती है और अपनी बात कहने के लिए अल्फाज तरतीब देती है। सर क्या अब्दुल्ला आपके सगे भाई हैं? उसके सवाल पर अरशद कुछ हैरान हो जाता है। ऑफ कोर्स वो मेरा सगा भाई है, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरशद के इतने यकीन से कहने पर आरजू के अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। सर आप सच बोल रहे हैं, प्लीज़ अगर कोई भी बात है तो मुझे बता दें, क्योंकि इस सच से मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। आरजू का लहजा आखिर में नम हो जाता है, जिसे महसूस कर अरशद को हैरानी होती है। मिस आरजू, मैं नहीं जानता आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं, पर यकीन जाने अब्दुल्ला मेरा सगा भाई है। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकती हैं। अरशद उसके इमोशनल होने की वजह पूछे बगैर उसे यकीन दिलाता है। ओके सर, थैंक यू। ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वो उठकर बाहर जाती है तो अरशद भी सर झटककर फाइल खोलकर पढ़ता है। मिस साइको, क्या आप ठीक हैं? आरजू कैबिन से गुजरते अब्दुल्ला की नज़र उसकी रोती आंखों पर पड़ती है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए पूछ लेता है, आप फिर आ गए? आंखें साफ करके गुस्सा दिखाती है। हाँ तो आपको रोते देखा इसलिए आ गया। उसके फिर से गुस्सा करने पर अब्दुल्ला दिल ही दिल में खुद को कोसता है कि क्यों यहाँ आ गया। मैं ठीक हूँ, अब पता चल गया ना, तो अब जाइए। उसे जवाब देती वापस जाने का कहती है। वैसे आप रो क्यों रही थी? क्या आपको अपने शौहर की याद आ रही थी, या फिर मेरे जैसे हैंडसम बंदे को अपने आसपास देखकर आपको दुख हो रहा है? अपने शादीशुदा होने पर वापस जाने की बजाय वो अब उसे चिढ़ाने लगता है। मिस्टर अब्दुल्ला, क्या आपको लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है? आरजू गुस्से से अपने सामने खड़े इस शख्स से पूछती है ना, पर आपके सामने आते ही सारी तमीज़ सो जाती है। वो भी ठीठ बनकर मुस्कुरा देता है। आपको पता है आप इंतहाई बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं। उसके मुस्कुराने पर वो और गुस्सा हो जाती है। शुक्रिया इस तारीफ का, वैसे आप ही इंतहाई तमीज़दार किस्म की लड़की हैं। वो भी उसी की तरह कहता है, मुझे गुस्सा ना दिलाए और जाए यहाँ से। गुस्से से उसे कहती वो फाइलों में सर दे देती है। ऐसे कैसे जाऊँ, ये मेरा ऑफिस है। वो भी अपने ऑफिस पर रोब झाड़ता है। ओके, आप रहें अपने ऑफिस में, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी मुझे आप जैसे बदतमीज शख्स के ऑफिस में जॉब करने का कोई शौक नहीं। अपनी जगह से उठकर वो अपना सारा सामान उठाकर जाने लगती है, पर अब्दुल्ला उसका रास्ता रोक लेता है। अच्छा सॉरी, मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इधर रहें।
अब के वो माजरत करते वहाँ से चला जाता है। पीछे आरजू उसकी आंखों से निकलने वाले बेताब आंसुओं को बहने की इजाज़त दे ही देती है। किस्मत ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था उसे, न जाने अब और क्या होना था। वासे मुझे न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा कि ये आप नहीं है, पर सब लोग कह रहे हैं ये अब्दुल्ला है। पर अगर ये अब्दुल्ला है तो इसका चेहरा आपके जैसा क्यों है? आरजू नम आंखों से खुद से बातें करती है, जबकि वासे लैपटॉप में उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मुस्कुराकर खुद से बोलता वो लैपटॉप बंद करके बैठ जाता है। अब उसे 2 दिन बाद आरजू के सामने जाने की तैयारी करनी थी। हेलो आरजू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? ऑफिस में काम करते हुए से नौशीन का फोन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 8 माह पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए आरजू नाराज तो नौशीन से भी हुई थी, पर उसने आरजू को मना लिया था, जिसकी वजह से अब आरजू कभी कभी उससे बात कर लेती थी। मैं भी ठीक हूँ। वो नौशीन कुछ बोलते बोलते रुक जाती है। क्या हुआ आपी, कोई बात है? आरजू उसकी चुप्पी नोट करके पूछती है और उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। मामा पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। उसकी बात पर आरजू को झटका लगता है। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि आप भाई को पसंद करती हैं? आरजू को अपने भाई की फिक्र सताती है। एक तो वो इतनी दूर है उससे। बताया था पर उन्होंने कहा उन्हें अब्बास पसंद नहीं। नौशीन की आवाज़ रंध गई थी। अच्छा, फिक्र ना करें आपी, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर शादी तो बहुत दूर की बात है, और अगर भाई आपके नसीब में होंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। दिल तो उसका अपने भाई की बात पर दुख रहा था, पर फिर भी उसे तसल्ली दे रही थी। जानती हूँ तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है, तो बस मैं भी अल्लाह पर ही यकीन रखकर खामोश हूँ। वो यकीनन मुझसे बेहतर लेकर मुझे बेहतरीन से नवाजेगा। नौशीन के लहजे में अल्लाह पर यकीन साफ झलक रहा था। इन 8 माह में उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं, जो उसके लिए बहुत अच्छी थी, पर उसके घर वालों के लिए नाकाबिले कबूल थी। इसलिए उसके घर वाले यही चाहते थे कि नौशीन की शादी उनकी मर्जी से हो, और वो शादी के बाद अपने शौहर के रंग में रंग कर फिर पुरानी नौशीन बन जाए। तर्जमा: बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। उसकी बातों के जवाब में आरजू बस इतना ही कहती है, जिस पर नौशीन मुस्कुरा देती है। आरजू से बात करके हमेशा की तरह वो हल्की फुल्की हो गई थी। फिर 1-2 और बातों के बाद वो फ़ोन रख देती है। या अल्लाह, बेशक तू दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। मेरे भाई को उसकी मोहब्बत अता कर दे। मेरे मालिक, उसको सुकून भर दे ज़िंदगी में। बचा ले उसको इस रोग से। फ़ोन रखते ही दिल में अपने भाई के लिए दुआ करके वो अपना अधूरा काम छोड़ा हुआ मुकम्मल करती है। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ इंसान के बहुत बेबस महसूस करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी आरजू को भी ऐसे मुकाम पर ले आई थी जहाँ वो बहुत बेबस थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था। अगर होता तो अपने लिए वो पुराने दिन वापस ले आती जहाँ उसके पास सब कुछ था, खुशी सुकून सब अपने और वासे भी। पर ज़िंदगी की मर्ज़ी की थोड़ी चलती है। आज 2 दिन गुजर गए थे। इन दोनों ने, अब्दुल्ला ने वैसे ही तंग किया था जैसे पिछले कुछ दिनों से करता आ रहा था। आरजू जानती थी वो वासे है, पर अगर वो वासे है तो उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। क्यों? आज उसने यूनी और ऑफिस से छुट्टी कर रखी थी। आज वो दिन था जिस दिन के लिए हमेशा के लिए आरजू इतनी तैयारियां करती थी, पर इस बार उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। उसने सुबह से अपना फ़ोन बंद कर रखा था और वो वक्त बेमकसदी सड़कों पर पैदल घूमती सारे बीते लम्हों को सोचती जा रही थी। जब वासे उसके सामने था, उसके साथ था, पहले पहले कितना चिढ़ती थी वो उसे, बाद में फिर उसे वो कितना अजीज़ हो गया था। उसके आज बगैर इतने माह रहने के बावजूद भी उसकी याद में कोई कमी नहीं आई। कितना खुश थे वो सब ईद के दिन, कितने दिल से तैयारियां की थी उसने वासे की बर्थडे के लिए। पर क्या से क्या हो गया था। इस दिन बीते लम्हों को सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। ख्यालों में खोते खोते वो न जाने कौन से रास्तों पर निकल आई थी। उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो तो बस अपने बीते लम्हों को सोचती आगे बढ़ती जा रही थी, जब अचानक उसके आगे एक छोटी सी बच्ची आकर एक तरफ से फूल उसके आगे करती है, जिसे देख आरजू उदासी से मुस्कुरा देती है। थैंक यू प्रिंसेस, पर ये किस लिए? उसके हाथ से फूल लेकर आरजू उसका गाल खींचकर प्यार से इंग्लिश में पूछती है। आप उदास थी इसलिए? उसे सिंपल से बहुत अच्छी लगती है वो। आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वो बच्ची भी इंग्लिश में जवाब देकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे आरजू मुस्कुरा देती है। कभी कभी अनजान भी हमारी उदासी समझकर हमारे पास आ जाते हैं। बस अगर कोई नहीं आता तो वो जिससे हमें उम्मीद होती है। उदासी से सोचकर वो इस फूल की खुशबू को अपने अंदर उतारती है। खुशबू सूंघते ही उसका सर गोल गोल घूमने लगता है। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती है, कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। सॉरी जानम, अगर तुम्हें बेहोश ना करता तो तुम बगैर मेरी बात सुने यहीं पर लड़ना शुरू हो जाती। उसकी बंद आंखों को देखकर मुस्कुरा कर कहता। उसे अपने बाजू में उठा लेता है। उफ अल्लाह, 8 महीने में दूर हो गया तो ये इतनी मोटी हो गई। अगर जो आरजू इस वक्त होश में होती तो यकीनन अपने लिए मोटी लफ्ज़ सुनकर उसका सर फाड़ देती। कोई नहीं, मैं वापस आ गया हूं ना, तो अब सब सही कर दूंगा। चलते चलते वो एक गाड़ी के सामने रुककर किसी को इशारा करता है, जिस पर एक आदमी सर झुकाए उसकी तरफ आता। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ से आरजू को बेहोश वजूद को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी भगा देता है।
आरजू को होश आया तो उसका सर अभी भी चकरा रहा था। आंखें खोलकर गायब दिमागी से आसपास का जायजा लेते उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। सर को दोनों हाथों से थामे बमुश्किल उठकर आरजू सख्त परेशान हो गई थी। एक अनजान मुल्क में अनजान जगह पर खुद को पाकर। ये तुम्हारा ससुराल है और तुम अपने शौहर के पास हो। अपने पीछे आवाज सुनकर आरजू झटके से पीछे मुड़ती है, जहां वासे वही सफेद कुर्ता शलवार जो आरजू ने उसे दिया था पहने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। मुंह बंद कर लो मेरी जान, वैसे ही मेरे घर में मच्छर नहीं है, पर क्या पता तुम्हारा मुंह खुला देखकर कहीं आ ही जाए कहीं से। उसको मुंह खोलकर खुद की तरफ देखता पाकर वासे शरारत से बोलता कदम उसकी जानिब बढ़ाकर उसके साथ बेड पर बैठ जाता है। अब होश में आ भी जाओ यार, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे होश में आने का और तुम होश में आकर ऐसे जम गई हो। उसके चुपचाप बैठने पर वासे झुंझला जाता है। मैं क्या बोलूं, आरजू गायब दिमागी से ही पूछती है। कुछ भी सुनाओ, क्या सुनाओ, वासे के आराम से पूछने पर आरजू फिर से वैसे ही जवाब देती है। उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह नहीं चल रहा था। ABC पढ़कर सुना दो। वासे तब का जवाब देता मुंह बना लेता है। आपने मेरे साथ क्या किया है, मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है। उसके चिढ़ने पर इग्नोर करके आरजू अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर कराती है। मैंने तो सिर्फ बेहोशी की दवा सुंघाई थी, इससे दर्द तो नहीं होना चाहिए था, फिर तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है। उसके कराने पर वासे परेशान हो जाता है। पता नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आरजू की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। आरजू मेरी जान, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, तुम प्लीज संभालो खुद को। वासे को अपने हाथ पांव ही फूल रहे थे। एक तो पहले ही उसकी वजह से आरजू को इतनी तकलीफ हुई है और अब फिर उसी की वजह से वो दर्द में है। मेरा फोन बाहर पड़ा है, तुम प्लीज संभालो खुद को, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। परेशानी से बोलकर वो बाहर अपना फोन लेने जाता है, जबकि उसके जाते ही आरजू के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। अपने मुझे इतना वक्त तंग किया ना, अब मेरी बारी। मुस्कुराकर वो बेड से उठकर दरवाजा बंद कर देती है। जब आएगा मजा तो तब आ रहे। अब परेशान मुस्कुराहट से कहती वो वापस जाकर बेड पर लेट जाती है। हेलो डॉक्टर, तुमने ये कैसी दवा दी थी कि उसे सूंघते ही आरजू को इतना सर दर्द शुरू हो गया है। डॉक्टर के फोन उठाता ही वासे गुस्से से धाड़ता है, जबकि उसके धाड़ने पर फोन की दूसरी जानिब मौजूद डॉक्टर बौखला जाता है। मैंने तो सही दवाई ही दी थी, इस दवाई से बस कुछ देर के लिए ही आदमी बेहोश हो जाता है, इसके अलावा उसे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर आराम से उसे बताता है। तो क्या मेरी आरजू झूठ बोल रही है, उसके सर में इतना दर्द हो रहा है कब से। वासे का गुस्सा अभी भी किसी तौर कम नहीं हो रहा था। देखिए मिस्टर वासे, उनको कोई और प्रॉब्लम होगी, पर इस दवाई से कोई नुकसानात नहीं होते। डॉक्टर भी किसी तौर अपनी बात से पीछे हट नहीं रहे थे। वो तो बाद में मालूम हो जाएगा, पर फिलहाल मुझे कोई मेडिसिन बताओ जिससे आरजू का सर दर्द खत्म हो जाए। पर इस बार सही मेडिसिन बताना, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। फाइनली उसे आरजू का ख्याल आ ही जाता है, पर आखिर में वो डॉक्टर को धमकी देना नहीं भूलता। मेडिसिन पहले भी सही दी थी मैंने, खैर आपको मैं एक मेडिसिन का नाम बताता हूँ, वो जल्दी से मंगवा के उन्हें खिला लें, उनके सर के दर्द में कमी आ जाएगी। उसकी धमकी पर डॉक्टर बुरा मान जाता है और फोन रखकर उसे मैसेज में मेडिसिन का नाम भेज देता है। वासे अपने आदमी से मेडिसिन लाने का कहकर खुद उस कमरे में जाता है जहां आरजू थी, पर दरवाजा खोलते ही उसे हैरानी होती है क्योंकि दरवाजा बंद था। आरजू दरवाजा खोलो। 2-3 बार दरवाजा खोलकर देखने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो आरजू को आवाज देता है, जो अंदर बैठी उसकी परेशानी से भरपूर आवाज सुनकर लुत्फअंदोज हो रही थी। आरजू दरवाजा खोल दो, तुम ठीक हो। दरवाजा ना खुलने पर वासे परेशानी से उसे आवाजें देता है, जो आज उसे तंग करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही और इस दरवाजे की दूसरी चाबी भी पता नहीं कहाँ होगी, क्या करूं। आरजू प्लीज दरवाजा खोलो यार। दरवाजे को धक्के देते हुए अब उसकी आवाज कमजोर हो गई थी, जिसे सुनकर अंदर बैठी आरजू का दिल भी पिघल जाता है और उसे रहा नहीं जाता तो उठकर दरवाजा खोल देती है। तुम ठीक हो। दरवाजा खुलते ही उसे अपने सामने देख वासे बेचैनी से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे पूछता है, आपको क्या। उसके हाथों को हटाकर आरजू मुंह बना के कहती है। नाराज हो उसके मुड़ने पर वासे उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करके प्यार से पूछता है, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। तंजिया जवाब, आई एम सॉरी। उसके तंज को महसूस करके वासे अपने कान पकड़ लेता है। मैं नहीं मानूंगी। उसके कान पकड़ने पर आरजू अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरा मोड़ लेती है। मैं मना लूंगा। पीछे से उसके कान में बोलते हुए उसका दिल धड़का देता है। अब्दुल्ला भी आप ही थे ना। उसके सवाल पर वासे अपना सर खुजाता है। नहीं, अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला था और मैं तो वासे हूँ। अच्छा फिर आप मुझे बताना पसंद करेंगे इनका चेहरा आपके जैसा क्यों था। उसके झूठ बोलने पर आरजू से घूरते हुए सवाल करती है, क्योंकि वो मेरा जुड़वा भाई है ना। वासे के मुंह से अचानक फिसल जाता है, जिस पर आरजू हैरत से उसे देखती है। अब आपका ये जुड़वा भाई कहाँ से आ गया। आरजू का तो दिमाग ही घूम रहा था। जहां से तुम्हारी जुड़वा बहन आई थी वहीं से। मेरी जुड़वा बहन। उसके जवाब पर आरजू ना समझी से पूछती है। हाँ, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर तुमसे मिलने आया था तब मुझे तुम ही मिली थी ना। वासे के बताने पर आरजू को समझ आ जाता है कि वो क्या बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है, वो आप ही थे और आपने इतने दिन मुझसे झूठ बोला। नाराजगी से मुंह बनाकर वो किसी रूठे हुए बच्चे की तरह बाजू बांधे बेड पर बैठ जाती है। अच्छा ना, सॉरी, अब मान जाओ प्लीज। नीचे बैठकर वो उसके हाथ थाम कर उसे मनाता हुआ आरजू को बहुत प्यारा लगा था। एक शर्त पर मानूंगी, सारी शर्तें मंजूर हैं। मौका देखकर आरजू अपनी शर्त सामने रखती है, जिसे सुने बगैर ही वासे मान जाता है। पहले सुन तो लें। आरजू उसके सामने शर्त सुने बगैर ही मानने पर कहती है। सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। आप पहले मुझे मेरी पसंद का लंच और डिनर करवाएंगे, उसके बाद गोलगप्पे भी खिलाएंगे और आइसक्रीम भी, और
एक मिनट। इसकी इजाजत देने पर आरजू बच्चों की तरह उसे अपनी शर्त गिनवाती है, जिसे सुनकर वासे उसे बीच में टोक देता है। तुमने वजन देखा है अपना, कितनी मोटी हो गई हो, और आज अगर तुम इतना सब खाओगी तो कंफर्म तुम सुबह तक फुटबॉल बन जाओगी। वासे उसकी तरफ इशारा करके शरारत से कहता है, जबकि ये सिर्फ एक शरारत ही थी, वरना आरजू तो वैसी ही थी जैसी पहले थी, उल्टा चेहरे में और भी कमजोर हो गई थी। वासे अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर आरजू की चीख निकल जाती है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।